Good morning class. Last day we have discussed about integers and we have also discussed about exercise number first A, question number first to 12th. आप लोगों ने कर लिए होंगे फर्स्ट से लेकर 12th क्वेश्चन तक। आज हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13th मैंने कहा था सारे के सारे एडिशन क्वेश्चन थे वो मैंने कल आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13th है एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट ए का सब्ट्रैक्शन। अब समझिएगा ये काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को लॉन्ग हो जाते हैं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम, और सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम का क्या कॉन्सेप्ट होता है ये आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आपके क्वेश्चन बहुत सारे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है 13 का ए, सब्ट्रैक्ट -7 फ्रॉम -8, -7 फ्रॉम -8। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं कि जब सब्ट्रैक्शन में माइनस लग जाता है तो हमको क्या करना होता है। याद रखिएगा, फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम के पहले जो वैल्यू लिखी है वो है फर्स्ट क्वांटिटी एंड फ्रॉम के बाद लिखी है वो है सेकंड क्वांटिटी। जब फ्रॉम लिखा है तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को सबसे पहले लिखना होता है हमको, और फिर ऑपरेशन क्या करना है, ऑपरेशन करना है सब्ट्रैक्शन, फिर सब्ट्रैक्शन में सिंबल लगेगा और फिर फर्स्ट क्वांटिटी को बाद में लिखेंगे। तो हमें करना क्या है, फिर समझिएगा, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन में सिंबल लगाना है और फिर फर्स्ट क्वांटिटी को सेकंड नंबर पे लिखना है। बस यही मिस्टेक्स हो जाती हैं आप लोगों से और ये क्वेश्चन आप लोगों का हो जाता है रॉन्ग। तो ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना कि सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम का बहुत बड़ा रोल है। अगर फ्रॉम लिखा हुआ है इसका मतलब आपको क्या करना होगा, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को पहले लिखना होगा। तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू है -8, हम लिखेंगे पहले -8 और फिर फ्रॉम हटाएंगे माइनस, क्योंकि ऑपरेशन होता है माइनस, और उसके बाद फर्स्ट क्वांटिटी क्या है -7, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग -7, क्योंकि -7 नहीं लिखेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा गॉड मास के रूल से इसको सॉल्व कर देना होगा। जब सॉल्व करने जाओगे तो माइनस को कैसे देगा, देखिए माइनस क्या होगा, प्लस। फर्स्ट डे जो परसों की क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको समझाए थे कि कौन सा ऑपरेशन कब कौन सा सिंबल लगना है। तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस है। अब सुनिए क्या है, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, और वैल्यू किसकी बड़ी है, वैल्यू 1 बड़ी है, वो की माइनस की, तो आंसर आएगा -1। तो ये आपका इस तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट है वो डायरेक्ट लेते हैं -7 +8, तो उनका आंसर हो जाता है रॉन्ग। ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को पहले लिखना है और पहले वाली वैल्यू को बाद में लिखना है सब्ट्रैक्शन में, जब फ्रॉम लिखा हो। और फ्रॉम नहीं लिखा हो तो सिंपली जैसे किया जाता है सब्ट्रैक्शन वैसे करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 से ही है सारा आपका। क्वेश्चन नंबर डी और समझ लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर डी लिखिए, क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर डी लिखा है 15 फ्रॉम 35, 15 फ्रॉम 35। तो फिर फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम के बाद लिखा हुआ 35, लिखेंगे 35, फ्रॉम को डाल देंगे माइनस, और फर्स्ट नंबर लिखा है 15। जब माइनस करेंगे 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, आपका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है सिंप्लीफिकेशन। देखिए सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन इजी है सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन है, उन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना। सिंप्लीफाई का क्वेश्चन नंबर 14 का ए क्वेश्चन है। 14 का क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए लिखा है -50 + 20, -50 + 20, -30 + 40। तो सिंपली पहले हम क्या करते हैं, प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं और माइनस वालों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है माइनस क्या होता है, प्लस। ऑपरेशन तो प्लस होगा लेकिन सिंबल किसका लगेगा, माइनस का, जो कि हम लोग पहले से ही पढ़ा था। देखिए यहाँ देखो, ये माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है, ये दोनों प्लस के हैं, तो इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। तो 40 + 20 कितना हो जाएगा, 60, और 50 + 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80। तो 50 + 30 = 80, तो सिंबल कौन सा आएगा, -80, और इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, +60। सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस होता है माइनस, ठीक है, तो 80 में से 60 जाएगा, बचेगा 20, और वैल्यू किसकी बड़ी है, माइनस की, तो आंसर आ जाएगा -20। इस तरीके से
सिंप्लीफाई के क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 17 और 15, 16 एंड 17 आपके हैं वर्ड प्रॉब्लम। आप लोग पढ़िएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है, केवल ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है इन क्वेश्चन को, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा और ऐड और सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन है उनको कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज है आपके इंटीजर्स की, उनको डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्योंकि आने वाली एक्सरसाइज उन प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है। अगर वो प्रॉपर्टीज आपको आती हैं तो आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें प्रॉपर्टीज 4 टाइप्स की हैं, एक है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। तो हम सभी को एक साथ लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या नाम है उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी आगे होती क्या है ये आप अच्छे से समझिएगा। मैं सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, व्हेन वी ऐड 2 इंटीजर्स द आंसर विल आल्सो बी अ इंटीजर। जब 2 इंटीजर को ऐड करेंगे तो उनका आंसर क्या हो जाएगा, एक इंटीजर आ जाएगा। सपोज एक इंटीजर है a और दूसरा इंटीजर है b, इन दोनों को सॉल्व किया, आंसर आ रहा है c, देन c इज ऑल्सो अ इंटीजर। ये एक मैंडेटरी है, ये ऐसा होना ही होना है, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका 2 इंटीजर लिया, उनको सॉल्व किया, उनको ऐड किया, आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। यही है क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी। सब्ट्रैक्शन में भी सेम ऐसा ही होता है, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 2 इंटीजर्स द आंसर विल आल्सो बी अ इंटीजर। जब 2 इंटीजर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनका जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर। इन द सेम वे मल्टीप्लाई में ऑल्सो, व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 इंटीजर्स द आंसर विल ऑल्सो बी अ इंटीजर। लेकिन ऐसा डिवाइड में नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, डिवाइड में मे और मे नॉट होता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि आंसर आपका एक इंटीजर आए, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आंसर इंटीजर नहीं आता है। तो 50-50 चांसेस रहते हैं दोनों के। कब, जब डिवीजन की बात करें। तो पहले हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन समझ लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, एक है इंटीजर a और दूसरा इंटीजर है b। जब इन दोनों को सॉल्व करें तो आंसर आया c, तो वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में सेम ऐसे ही a माइनस बी इक्वल्स टू c, एक क्या होगा, एक इंटीजर होगा। इन द सेम वे a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू c आ रहा, दिस इज आल्सो अ इंटीजर। बट इन डिवीजन जब c आएगा तो में और मे नॉट, मतलब इंटीजर हो भी सकता है और इंटीजर नहीं भी हो सकता है। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम इनको सॉल्व कर देखिए, 4 + 2 = 6। एक 4 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, इसका आंसर भी इंटीजर आया। नेक्स्ट 4 - 2 = आ जाएगा आपका 2 इज ऑल्सो अ इंटीजर। आपने किया 4 × 2 = 8 इज ऑल्सो अ इंटीजर, और 4 / 2 = 2, ये इंटीजर आया। लेकिन अगर यहीं पर हो जाए 2 / 4 तो आंसर आएगा 2, तो ये तो इंटीजर होगा, बट ये नॉट इंटीजर, ये इंटीजर आपका नहीं होगा। तो आपको समझना होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस में फॉलो करती है, 100% एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन डिवीजन में फॉलो कभी कभी करती है, कभी कभी नहीं करती है। तो आप लिखेंगे मे और मे नॉट बी अ इंटीजर। जैसे मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है, देखो इसमें लिखा है प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन फॉलो होती है तो टिक लगाया, सब्ट्रैक्शन फॉलो होती है टिक लगाया, मल्टीप्लिकेशन फॉलो होती है टिक लगाया, और डिवीजन में लिखा है मे और मे नॉट, कभी होगी और कभी कभी नहीं होगी। कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप आते हैं, हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखते हैं उसको कैसे करना है।
आखिर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है ये अच्छे से समझ लीजिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अभी कितने इंटीजर्स थे, 2 इंटीजर्स, उनको ऐड किया, कितना इंटीजर आंसर आना था, ऐड करने पे 1, सब्ट्रैक्ट करने पे 1, डिवीजन में भी 1 और मल्टीप्लिकेशन में भी 1। अब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है वी कैन चेंज द ऑर्डर, हम ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं एडिशन में, हम ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन हम ऑर्डर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं डिवीजन में भी और साथ में सब्ट्रैक्शन में भी। देखिएगा हम इस तरीके से लिख रहे हैं a प्लस बी, अगर एक इंटीजर है a, दूसरा इंटीजर है b, इन दोनों को ऐड करो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं b प्लस a। चाहे आप 2 प्लस 3 करो तब भी आंसर 5 आएगा, चाहे आप 3 प्लस 2 करो तब भी आपका आंसर 5 ही आएगा। तो क्या आप ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। लेकिन जब बात करेंगे हम सब्ट्रैक्शन की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन का क्या ऑर्डर चेंज हो सकता है? a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 3 माइनस 2 करेंगे आंसर आएगा आपका 1, लेकिन 2 माइनस 3 करेंगे तो आंसर आएगा -1। तो दोनों के आंसर कैसे आ रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए वो फॉलो नहीं होगी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है? थर्ड है हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर हम 4 इंटू 2 करते हैं तो आपका आंसर आएगा 8 और 2 इंटू 4 करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा 8। तो आप क्या इनको क्या कर सकते हैं? इनको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो एडिशन में फॉलो हो गई, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होगी, डिवीजन में क्या फॉलो होती है देखते हैं हम लोग, सॉल्व करके देखते हैं। अगर लिखा हमने a डिवाइड b या ऊपर होगा b डिवाइड a, नहीं होगा, ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? अगर हम करें, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने लिखा 4 डिवाइड 2, तो उसका आंसर आएगा आपका 2। लेकिन अगर आप उसके ऑर्डर चेंज कर दें, लिखते हैं अगर 2 डिवाइड 4 तो आपका आंसर आएगा 1/2। तो इसलिए क्या होगा, ऑर्डर्स को चेंज करने पे क्या आंसर सेम आया? नहीं आया, इसलिए वो हो जाएगा क्या आपका नॉट इक्वल। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? वो एडिशन में फॉलो होती है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं होती है। इसलिए मैंने ये चार्ट में जहाँ टिक लगे हैं वो फॉलो हो रही है, जहाँ क्रॉस लगा है वो फॉलो नहीं हो रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी लास्ट प्रॉपर्टी वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आखिर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है इसको समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, अभी कितने इंटीजर्स थे? 2 इंटीजर्स, उनके ऑर्डर चेंज किए, अब कितने इंटीजर हो जाएंगे? मोर देन 2 इंटीजर। अगर 3 इंटीजर्स हैं तो क्या इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं एडिशन में, क्या सब्ट्रैक्शन में कर सकते हैं, या डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में करते हैं? ये हम समझेंगे इस प्रॉपर्टी नंबर 3 में। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? वी कैन चेंज द ऑर्डर इन एडिशन। और एडिशन में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा इंटीजर हो तब भी ऑर्डर चेंज कर लो, अलग अलग ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं इस तरीके से। a प्लस बी प्लस सी, अगर ये लिखा है तब तो हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया इक्वल टू क्या a प्लस बी प्लस सी, ये हो सकता है आपका? बिल्कुल हो सकता है। अगर यहाँ ब्रैकेट्स बॉड मास के अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू बॉड मास सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द ब्रैकेट्स सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग इन दोनों की क्वांटिटी सॉल्व करेंगे, जितना भी आंसर आएगा फिर सी ऐड करेंगे, और इसमें क्या करेंगे? पहले बी प्लस सी करेंगे, जितना भी आंसर आएगा फिर ए से ऐड करेंगे। तो क्या ऑर्डर हम लोग अगर ब्रैकेट अलग अलग कर दे आंसर सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा, किसमें? एडिशन में। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में जब 2 ही ऑर्डर है उनको ही चेंज करने से आंसर अलग अलग आ जाता है, तो 3 ऑर्डर को चेंज करने पे भी आंसर क्या आएगा? अलग अलग आएगा। तो ये ऑर्डर फॉलो नहीं होगा। और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो ऑर्डर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसानी से हो सकता है ऑर्डर फॉलो। क्या हो जाएगा? a मल्टीप्लाई b इंटू सी, ये फॉलो हो रहा है क्या? बिल्कुल हो जाएगा। और लास्ट वाला है 4 नंबर, वो डिवीजन वाला फॉलो नहीं होगा। ये समझ लीजिए आप सेम प्रॉपर्टी है, ये जैसी जैसी आपकी ऐसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना वही सेम क्या है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉलो हो रहा था, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन क्या होगा? फॉलो होगा, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो नहीं होगा। तो एक मैंने एक छोटा सा चार्ट बना लिया है, आप चाहो तो ये चार्ट बना सकते हैं, जिससे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक ही समझ लो, एक ही पेज में सब कुछ क्लियर हो गया कि तीनों प्रॉपर्टीज में एडिशन में कब फॉलो होगा तो टिक लगा हुआ है, और जब फॉलो नहीं होगा तो क्रॉस लगा हुआ है। और एक कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी में डिवीजन, जब क्या आता है? मे और मे नॉट आंसर आता है।
ठीक है। इसके अलावा एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एक है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, आखिर वो क्या होता है समझिए। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, अच्छा सुनिएगा, व्हेन वी ऐड जीरो इन एनी इंटीजर, जब हम किसी भी इंटीजर में जीरो से ऐड कर देंगे आंसर क्या आएगा, द नंबर इटसेल्फ, द इंटीजर इटसेल्फ। एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट जीरो इन एनी इंटीजर द आंसर विल आल्सो बी अ नंबर इटसेल्फ, अ इंटीजर इटसेल्फ। मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, अगर हम जीरो से किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा आपका, आंसर आपका आ जाएगा जीरो, और डिवीजन में आएगा क्या, अनडिफाइंड। देखिए हम लोग थोड़ा समझते हैं, हम लोगों ने किया पहले a प्लस जीरो, सपोज एक इंटीजर है वो है a, उसमें अगर जीरो से ऐड कर दिया तो आंसर क्या आएगा, द इंटीजर इटसेल्फ, वही सेम आंसर आ जाएगा, वो है एडिशन में, ठीक है। जब सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस जीरो, अगर कोई एक इंटीजर है a, उसमें जीरो से माइनस कर देंगे आंसर कितना आएगा, अगेन द इंटीजर इटसेल्फ। बट इन मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, व्हेन वी मल्टीप्लाई a जीरो इन एनी इंटीजर द आंसर विल बी ऑलवेज जीरो, हमेशा क्या आंसर आएगा, जीरो आंसर आएगा, ठीक है। डिवीजन में ऐसा क्या होगा, डिवीजन में जब हम a डिवाइड जीरो करेंगे तो आंसर याद रखना जीरो नहीं होगा, आंसर क्या होगा, अनडिफाइंड। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि a डिवाइड जीरो इक्वल्स टू अनडिफाइंड, बिल्कुल ट्रू है। क्यों अनडिफाइंड है, क्योंकि अगर अपॉन में जीरो आ जाता है, डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो आंसर क्या आता है, अनडिफाइंड। और अगर न्यूमिनेटर जीरो है तो क्या आंसर आएगा, तब जीरो आंसर आएगा। अगर यहाँ लिखा होता जीरो अपॉन a तब आंसर कितना आएगा, जीरो, लेकिन अगर लिखा है a अपॉन जीरो तो आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा अच्छे से कि कब अपॉन जीरो है तो आंसर कितना आना है, अनडिफाइंड आना है, और कब न्यूमिनेटर में जीरो है तो आंसर कितना आना है, ये आपको समझना होगा। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ठीक है। अब है एक और प्रॉपर्टी, वो है प्रॉपर्टी ऑफ वन, जिसको दूसरा नाम दिया जाता है, वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है प्रॉपर्टी ऑफ वन, इसको समझ लीजिए। ये प्रॉपर्टी ऑफ वन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, ये प्रॉपर्टी ऑफ वन एप्लीकेबल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। प्रॉपर्टी ऑफ वन, देखिए जब हम a में किसी भी वन में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, द नंबर इटसेल्फ। और जब हम a में किसी नंबर से डिवाइड करना है वन से तो क्या आएगा, अगेन द नंबर इटसेल्फ। यही है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ वन, जिसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ वन। अगर आप वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी इंटीजर में तो आंसर आएगा सेम इंटीजर, और डिवाइड कर रहे हैं तो भी आंसर आएगा द नंबर इटसेल्फ, जिससे डिवाइड किया वही आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ वन, ठीक। और ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी बुक्स में दी गई हैं, आप चाहो तो इनको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उन प्रॉपर्टीज़ को लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। उन प्रॉपर्टी, आपकी जो बुक है उसमें प्रॉपर्टी डिटेल में दी गई है और साथ में उसका एक एग्जाम्पल दिया है। तो आप लोग चाहें तो नोटबुक में प्रॉपर्टी के साथ लिखने के साथ साथ एक एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिएगा, जिससे क्या हो जाएगा, वो आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। एक लास्ट और है प्रॉपर्टी भी देखा मैंने, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको और समझ लीजिए तो आपकी आज सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, डिस्कस हो चुकी होंगी। लास्ट प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आखिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट, जैसे हम लोग अगर सुने डिस्ट्रीब्यूटिव तो होता क्या, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, किसी चीज को बांट देना, किसी चीज को किसी में बांट देना। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूट ही करेंगे। देखिएगा अगर ऐसा लिखा है कोई क्वेश्चन a b प्लस c, ठीक है, तो क्या कर देंगे, a को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे b में और a को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे c में, यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। और अगर दिया जाए इस तरीके से b माइनस सी, क्या लिखेंगे a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये आपकी ओवरऑल सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपके पूरे चैप्टर की एक ही दिन में डिस्कस कर ली हैं, और आप चाहें तो उनको
आराम से लिख सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टीज पूरी दी गई हैं आपकी बुक में, आपको उनको लिख लेना होगा, साथ में उनके एग्जाम्पल्स भी नोट कर लेने होंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। साथ में अगर आप चाहें तो ये चार्ट भी बना सकते हैं, इससे और भी चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और कल से हम लोग क्या करेंगे, कल से हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।